अभी तक प्रधानमंत्री जी ने, जब तक हम बात कर रहे हैं, एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तेजस्वी दावे करते हैं ना कि हम जितने दिन भी सरकार में रहे हमने तो अपने वादे पूरे किए। तो क्या सभी ही झूठ बोल रहे हैं या फिर कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं? ये जो 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 भेजे गए हैं, 10,000 अपने खाते में भेजे गए हैं, ये क्या है? ये घूस है, सरकारी घूस कह लीजिए। दिल्ली में आपने वायदे किए कि हम महिलाओं के खाते में पैसे भेजेंगे, नहीं जा रहे हैं। हिमाचल में आपने वायदे किए ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे, नहीं दे पा रहे हो क्योंकि पैसा नहीं है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, कहाँ है? कांग्रेस के सामाजिक न्याय, राहुल गांधी के अगर सामाजिक न्याय की बात हम करें तो बिहार में कौन है ऐसा जो कि इसमें हस्तक्षेप कर रहा है? गांधी के पास कांग्रेस पार्टी में 49% स्टेक है, 51% नहीं है। मेरे पास ऐसे 250 उदाहरण होंगे कि जहाँ जो इन्होंने चाहा वो हुआ ही नहीं। कौन नेता है जो इनसे भी बड़े हैं? कौन लोग हैं ये? किन से बड़े? राहुल गांधी जब अटैकिंग हुए हैं, छठ पूजा वाली जो बात थी, तो मोदी जी ने उसे वो कर दिया कि इन्होंने छठ मैया का अपमान किया है। उनका भाषण आ चुका है कि छठ का अपमान करते हैं। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? इस जहर में, जहरीली हवा में दिल्ली के लोग मरेंगे और राजी रहेंगे कि हम हिंदू हैं। अब राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कुछ दिन पहले कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। बहुत लोगों ने बुरा माना, पढ़े लिखे लोगों ने। अगर वो ये कहे कि नहीं, मोदी जी की इकोनॉमी है जो है वो 12% की जीडीपी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है, तो उसको वोट कौन देगा? SIR जैसे मुद्दे, वोट चोरी जैसे मुद्दे, मतलब ये काउंट नहीं करते, मैटर नहीं करते, जनता भूल चुकी है या फिर जनता को फर्क नहीं पड़ता? बिहार एक ऐसा राज्य है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो पाता आसानी से। वो जातियों में बटा हुआ प्रदेश है और बहुत ज़्यादा बटा हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा नेता कौन? कब तक चलेगा इन लोगों का राज? कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है? नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। देखी जाएगी कि इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है और हमारे शो के स्टार आदेश रावल विराजमान हो चुके हैं। इससे पहले कि आप कहें कि ये नीरज झा की सीट इसने क्यों हथिया लिया, तो मैं बता दूं कि वो बिहार की तरफ कूच कर चुके हैं। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, आप लोगों तक वो ग्राउंड रिपोर्ट्स पहुंच भी रही हैं और वहां की जमीनी हकीकत क्या है, ये सारी चीजें नीरज झा जी वहां से डायरेक्ट हमें भेज रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, आप निराश ना हो, मैं कोशिश करूंगी इस बात की। तो आदेश सर, प्लीज आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये मेरा पहला एपिसोड है आपके साथ, तो क्योंकि बिहार से बात शुरू की है और नहीं, अभी पहले मैं मैंने बताऊं कि मैं कोई स्टार बार नहीं हूँ। मैं एक मनरेगा रिपोर्टर हूँ जो इस मिनिमम शो के तहत चलता नहीं हूँ नहीं वहाँ नहीं, से। मनरेगा रिपोर्टर समझते क्या होता है? हु वर्क्स इन मिनिमम वेज रेट। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेल्फ इधर। ओके, ठीक है, उसको जोड़ते हैं। मैंने थोड़ा सा स्टॉक किया आपको, एबीपी न्यूज पे मैं देख रही थी, पुराना हम लोग का घर, तो वहां पे देखा मैंने, आप एक बात कर रहे थे जो मुझे बहुत खटकी। एज अ सिटीजन लगा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं सर। आपने कहा कि जो वादे है ना, चुनावी वादे, रेवड़ी पे बात हो रही थी, आपने बोला कि सब में हो रहा है कि कौन ज्यादा झूठ बोल लेगा। तब तो आपने तो होपलेस कर दिया कि भाई कोई भी कुछ भी वादा करे, कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो जो लोग दावे कर, जैसे तेजस्वी दावे करते हैं ना कि हम जितने दिन भी सरकार में रहे हमने तो अपने वादे पूरे किए, तो क्या सभी ही झूठ बोल रहे हैं या फिर कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं? नहीं, मैंने होपलेस नहीं किया। जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और वो लाड़की बहन योजना थी जिसमें महिलाओं को पैसे देने थे, हम्म, अभी अभी क्या हुआ कि एक रिपोर्ट आई महाराष्ट्र से जिसमें छगन भुजबल ने कहा कि इस योजना के कारण जो हमने वायदा किया था महिलाओं को पैसे देने का, हमें बाकी योजनाओं के लिए पैसे नहीं बचते। अच्छा। यानी आप क्या करते हो, चुनाव आया, आपने वायदे कर दिए, हम्म, आप हिसाब नहीं लगाते कि हमारा राज्य का बजट क्या है, कितने खर्च हमें कहाँ कहाँ करने हैं, किस किस सेक्टर में करने हैं। बजट क्या होता है? सरकार की आमदनी और उसको फिर कहाँ कहाँ हम खर्च करेंगे, बजट यही तो होता है। जैसे घर का बजट होता है, ऐसे देश का बजट होता है, ऐसे राज्य का बजट होता है। तो ये लोग बिना सोचे समझे वायदे किए जा रहे हैं। जनता को लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा और क्या हो जाएगा। अब ये जो 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 भेजे गए हैं, 10,000 उनके खाते में भेजे गए हैं, ये क्या है? ये घूस है, घूस। सरकारी घूस कह लीजिए। पहले वायदे होते थे, वोट खरीदे जाते थे, अब सरकारी तंत्र के जरिए उनके खाते में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं। अगर महिलाओं को दे रहे हो तो पुरुषों को भी दे दो भाई, हैं? हो सकता है तुम्हें बात बुरी लग जाए, वो अलग बात है, लेकिन इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली में आपने वायदे किए कि हम महिलाओं के खाते में पैसे भेजेंगे, नहीं जा रहे हैं। हिमाचल में आपने वायदे किए कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे, नहीं दे पा रहे हो क्योंकि पैसा नहीं है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो रेवड़ियाँ, कल्याणकारी योजनाएं और रेवड़ियाँ, इन दोनों में बड़ा महीन सा अंतर है। कल्याणकारी योजनाएं वो होती हैं जो सरकारें बजट बनाती हैं, और जो 5 साल का बजट बनता है साल दर साल, उसमें हम जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे, सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर बनेंगे, ठीक है, आपके लिए रोजगार पैदा होंगे, इंडस्ट्री लगेंगी, ये होती है कल्याणकारी योजनाएं। जी सर। लेकिन जब आपको वोट चाहिए होता है तो आप कहते हो कि नहीं, अब हम 3 महीने पहले आपको 10,000 रुपये आपके एक महिला के खाते में भेजेंगे, और चुनाव जब आएगा, जब 6 तारीख को नवंबर को वोट पड़ेगी, उससे ठीक पहले 1 तारीख को फिर हम आपके खाते में पैसे भेजेंगे। ये क्या है भाई? क्या कहोगे इसको? बिल्कुल लुभाने की कोशिश है कि हमको वोट दो। लुभाने की नहीं है, घूस है। खरीदने की खरीदने की कोशिश कोशिश है। भी नहीं है, खरीद रहे हैं। वो अलग बात है, जनता बिकेगी नहीं बिकेगी वो तो उनको तय करना है। तो आप चुनाव से ठीक पहले एक किस्त देते हो, एक किस्त आप वोटिंग से ठीक पहले देते हो, फिर विपक्षी पार्टियां कूद पड़ती हैं, वो कहते हैं कि हम जो ये हमारी बहन है उनको हम 30,000 पर मंथ देंगे, सरकारी कर देंगे ना, सरकारी इनका बंदोबस्त कर देंगे, हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे जिनके पास नहीं होगी। क्या इतनी नौकरियां हैं बिहार में? जैसे मोदी जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, कहाँ है? अब चल रहा है 11वां साल पूरा हो चुका है, 22 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। अरे पहले हो तो उतना रोजगार। तो फिर सर जो कोर वोटर की बात 1% टोटल गवर्नमेंट जॉब्स हैं देश में। वो जो कोर वोटर समीकरण की बात होती है, क्या फिर ये जो रेवड़ियां हैं वो उनको भी हिला डुला सकती हैं अपनी जगह से? देखो ट्राइड एंड टेस्टेड है। अभी हाल ही में आप देखो कि झारखंड में हेमंत सोरेन थे, उन्होंने भी वहाँ मैया बहन योजना में वो पैसे दिए महिलाओं को, और वो वापस रिपीट हो गए। उधर महाराष्ट्र में आप देखो, हालांकि सीएम चेंज हो गया, शिंदे साहब हट गए और फडणवीस मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड योजना है। 2 राज्य ऐसे हैं जहां मुझे समझ नहीं आता कि वहां क्यों नहीं हुआ रेवड़िया वाला कल्चर। एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना। केसीआर सरकार और जगन रेड्डी सरकार ने भी उतनी ही रेवड़िया बांटी, लेकिन वो लोग चुनाव हार गए। लेकिन यहाँ एक और चीज है, दो राज्य और ऐसे हैं जहाँ के मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दोनों में एक जगह लाडली बहन थी, एक जगह लड़की बहन थी। वहाँ शिवराज सिंह चौहान थे और वहाँ एकनाथ शिंदे थे, और सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से बनी, पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा से बनी, और वहाँ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और इधर मोहन यादव जी बने। अब सवाल ये उठता है, ये बताया मुख्यमंत्री वाली बात, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? इस पे तो लोग कह रहे हैं अभी कुछ एक जो चुनावी विश्लेषक हैं वो तो अभी से प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि एनडीए जीती तो नीतीश ही होंगे। चुनावी विश्लेषक अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से विश्लेषण करते हैं कि हमें किसको खुश करना है, हमें किसको खुश नहीं करना है। ख्याल रखते हैं वो अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग का, संसाधनों का, है ना। जैसे एग्जिट पोल की कंपनीज हैं, ओपिनियन पोल की कंपनीज हैं, ये सब क्या है? ये सब संसाधनों से बिल्कुल इनकी जो माया है ना पूरी, वो सब कुछ डिपेंड करता है मनी पावर के ऊपर। चाहे एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, और चाहे विश्लेषक हो, बहुत कम ऐसे मतलब लोग हैं जो सही मायने में अच्छा और सच्चा विश्लेषण करते हैं। अच्छा, इस समय सर बिहार में अभी देखें तो जो भी खबरें आ रही हैं या फिर विश्लेषण चल रहा है तो उनमें दिख रहा है कि कोई समीकरण की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि भाजपा से सम्राट चौधरी को एक मजबूत चेहरे की तरह दिखाया जा रहा है। एंकरानी सब लोग उनके पक्ष में बहुत लड़ भी रहे हैं अपने अपने गेस्ट से। चाहे राजद की बात हो तो हाँ तेजस्वी भी देख, लेकिन कांग्रेस की जब बात हो रही है, कांग्रेस का अभी तक यही मुद्दा चल रहा है कि भाई टिकट इन्होंने ठीक से नहीं बांटा, सामाजिक वाला न्याय वाला कहाँ गया मैटर की जितनी जिसकी हिस्सेदारी वाला जो है। तो अब ये बताइए कि कांग्रेस के सामाजिक न्याय, राहुल गांधी के अगर सामाजिक न्याय की बात हम करें तो बिहार में कौन है ऐसा जो कि इसमें हस्तक्षेप कर रहा है? आखिर कैसे ये सामाजिक न्याय वगैरह पीछे छूट गया, सवर्णों को टिकट ज्यादा मिल रहा है? मैंने ये बात पहले भी कही थी, मैं इसको दोहरा देता हूँ। राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि वो जो बातें कहते हैं उनके पास उसको इम्प्लीमेंट करने की टीम नहीं है। अब जब राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात की और उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो ये फर्ज बनता था कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव, कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर अजय माकन जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और सीएलपी लीडर और प्रभारी कृष्णा रेवरुका, कि भाई हमारे नेता ने जनता में एक वायदा किया है और हम उस सामाजिक न्याय की जो एक छाप है वो टिकटों में छोड़ें।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम ईबीसी मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। तो राहुल गांधी, खड़गे साहब और तेजस्वी यादव ने एक ईबीसी मैनिफेस्टो लॉन्च किया, लॉन्च हो गया वो। तो जब टिकटें बटी, जब वो लिस्ट बाहर आई, मैंने देखा कि सिर्फ 6 ईबीसी को टिकट दी गई हैं, यानी 9.83%, क्योंकि 61 सीट्स मिली इनको, 61 सीटें मिली हैं। अब वो सीट भी कौन सी थी, जो सीटें बिल्कुल हारने वाली है, जहां कुछ है ही नहीं कांग्रेस का और आरजेडी का, सिर्फ अपने खाना पूर्ति के लिए आखिर में ईबीसी की बात कर दी। अब उठा के देख लो, कांग्रेस पार्टी के संगठनों के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, जितने भी आप देखेंगे ना, उसमें छोड़ के एनएसयूआई के अध्यक्ष को, जो कि ओबीसी है, और वहाँ भी एक नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कोई भी ओबीसी नहीं है। प्रभारियों को देख लो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि राहुल गांधी की बात को उन्हीं की पार्टी के लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और मैं कई बार ये भी कह देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके शो में, कि गांधी के पास कांग्रेस पार्टी में 49% स्टेक है, 51% नहीं है। जो लोगों को लगता है कि हाँ ये तो मालिक है, कि कांग्रेस पार्टी के मालिक गांधी परिवार है, ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। मेरे पास ऐसे 250 उदाहरण होंगे कि जहाँ जो इन्होंने चाहा वो हुआ ही नहीं। अच्छा, आपने यूथ कांग्रेस की बात की अभी, तो एक प्रभारी वाले मैटर पे जो है वो थोड़ा आपने इस पे सवाल भी उठाया कि कैसे इनको प्रभारी बनाया। मैंने इसलिए सवाल उठाया उस पर, कारण है उसका। पिछले 2007 से राहुल गांधी ने इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मीनाक्षी नटराजन, सचिन राव के कहने पे, ठीक है। ये लोग इलेक्शन सिस्टम लेके आए, और इलेक्शन सिस्टम ने ये कहा कि हम आम घरों के बच्चों के लिए हम दरवाजे खोल देंगे यूथ कांग्रेस के, और वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम रही। आखिर में वही लोग आगे आ पाए जिनके पास पैसा था, या जो बड़े बाप के नेताओं के बच्चे थे, वही अध्यक्ष बन पाए। राज्यों के भी बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जहाँ आए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उससे नुकसान ये हुआ कि यूथ कांग्रेस पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी जो ताकत थी वो नहीं बची, क्योंकि जब कहा कि विधानसभा अध्यक्ष चुन के आ रहा है, लोकसभा अध्यक्ष चुन के आ रहा है, फिर स्टेट की कार्यकारिणी बन रही है, फिर अध्यक्ष चुन के आ रहा है, तो वो सब ये कह रहे हैं कि हम तो जीत के आए हैं, मैं आपको आंसरेबल ही नहीं हूं। तो वो संगठन की जो शक्ति थी, जो उसकी पावर थी, वो उसको निचोड़ दिया गया, कुछ बचा नहीं उसके अंदर, ठीक है। अब आप ये सोचो कि 2007 से हम 2025 में हैं, 18 सालों में जितने यूथ कांग्रेस से नए युवा लड़के पैदा हुए, लड़के लड़कियां जो राज्यों के अध्यक्ष बने, जो एमएलए का चुनाव लड़े, जो विधायक बने, जो सांसद बने, जो पूर्व सांसद बने, जो लड़के हार गए, ठीक है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे, जो राज्य के अध्यक्ष बने, जो राज्यों की कार्यकारिणी में रहे, जो कॉलेज के प्रेसिडेंट बने, आपको उनमें से कोई नजर ही नहीं आया। मतलब आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो कभी भी कॉलेज का प्रेसिडेंट तक नहीं रहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं रहा, राज्य की कार्यकारिणी में नहीं रहा, किसी स्टेट का प्रेसिडेंट नहीं रहा, यानी आपका कांग्रेस पार्टी के संगठन से कोई संबंध नहीं है, यानी युवा इकाई से या एनएसयूआई से। आप होता है ना कि भाई आप चुन के आते हो, आपको पता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है, और आपने उस व्यक्ति को प्रभारी बना दिया क्योंकि वो जय जगत की टीम का सदस्य है, ठीक है। प्रभारी नहीं बना दिया, आप उसको सीधा ले आए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, हाईएस्ट पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड बॉडी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जिसमें चुनिंदा लोग होते हैं। जो आदमी कभी किसी पद पे नहीं रहा, आपने उसको सीधा वर्किंग कमेटी का सदस्य बना दिया। मैंने नाम जानना है मुझे, कौन से लोग, इफ नॉट राहुल और कांग्रेस, जो कि राहुल गांधी का परिवार है, अगर वो नहीं कांग्रेस कर रही है, तो आप जय जगत को आप बहुत मेंशन करते हैं इस बात के लिए, लेकिन मैं कुछ, कौन नेता है जो इनसे भी बड़े हैं, कौन लोग हैं ये? किन से बड़े हैं? कि राहुल के फैसले नहीं माने जा रहे, राहुल पावरलेस हो जा रहे हैं। राहुल गांधी की एक समस्या ये है, वो ये कहते हैं कि देखो शीट शेयरिंग चल रही है आरजेडी के साथ। बोला ठीक है, वेणुगोपाल देखेंगे और प्रभारी देखेंगे, मेरा काम नहीं है, ठीक है भैया। नियुक्तियाँ हो रही हैं, अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, वहाँ के जो कंसर्न लोग हैं वो देखेंगे, बहुत अच्छा जी। तब आपको अपने नेताओं से मिलना है, नहीं खड़गे साहब से मिलो, अध्यक्ष तो वो हैं, ठीक है। टिकटें बट रही हैं, ठीक है, देख लो। तो जब आप ये सब नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? एक नेता का काम क्या होता है? आप ये देखोगे किस किस को मेरी पार्टी में, संगठन में, कहाँ किस पद पे अपॉइंट किया जा रहा है, क्योंकि फाइनल तो तो आप ही करते हो ना। हाँ। वो अलग बात है, आपको तस्वीर क्या दिखाई जाती है, होता है ना कि भाई बड़े पर्दे पे क्या चल रहा है,
राहुल गांधी तक इन्फॉर्मेशन बहुत कम पहुंचती है, क्योंकि जो उसके आसपास का दायरा है वो उसको अपने आसपास समेट लेता है, जो पहुंचानी होती है वही पहुंचती है। ठीक है, तो ये काम आपका है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। अगर तेजस्वी यादव के साथ सीट बंटवारा ठीक से नहीं हो रहा है तो ये आपका फर्ज बनता था कि भाई आप उसमें इंटरवीन करो, आप उनको बुलाओ बैठाओ और उसको ठीक करो। अब हुआ क्या, वोटर अधिकार यात्रा हुई, राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने अधिकार यात्रा की, इसका लगभग 16 डेज की थी वो। तो उसमें ये हुआ कि उस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव का एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि राहुल जी हमारे पीएम कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब गठबंधन का फर्ज क्या बनता था, सबको पता है कि जो हाईएस्ट स्टेक है वो आरजेडी का है बिहार की राजनीति में। उसके बाद कांग्रेस पार्टी है, मुकेश सहनी है, और वीआईपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले, जितना भी है वो सब उसके बाद है, लेकिन जो मेजर स्टेक है वो आरजेडी का है। लालू यादव परिवार में क्लियरिटी है कि उन आरजेडी के जो नेता हैं लालू जी के बाद में वो तेजस्वी यादव है? आपके राज्य की बात है, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ वैसे तो, एक ही बात है, बॉर्डर शेयर करती हूँ जी। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ गलत तो नहीं है एक्चुअली। लालू परिवार ने मान लिया कि हमारे नेता तेजस्वी यादव है। अब उन्होंने कहा कि भाई आप हमें सीएम घोषित करो, करना चाहिए था। इन्होंने कहा कि नहीं हम स्ट्रॉन्ग बार्गेन करेंगे, कर लो स्ट्रॉन्ग बार्गेन। जब ये सीटों की बात करने गए उन्होंने कहा कि पहले सीएम की बात कर लो, तो उन्होंने ना तो सीटें अच्छी मिली, फाइनली आपको झुकना पड़ा। अशोक गहलोत गए, संघर्ष किया, मनाया, नेक्स्ट डे आपने घोषित किया कि हमारे जो गठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव हैं। 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, उन्हें विड्रॉ करने से मना कर दिया। आपको 4 सीट खराब दे दी जो हारने वाली हैं, और जो 3 सीट अच्छी थी वो अपने पास रख ली, जीतने वाली जो हैं। तो ओवरऑल आपका बड़ा भारी नुकसान हुआ। आपने पाया क्या, एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि मैंने हासिल क्या किया? कुछ भी हासिल नहीं किया, सिर्फ नुकसान किया अपना पार्टी का। क्यों? आपकी ईगो में। क्योंकि प्रभारी को ये दिखाना था राहुल गांधी को कि मैं ना बहुत स्ट्रांग लड़ रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग फाइट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि मैं झुका नहीं लालू के आगे या तेजस्वी के आगे। एक समस्या पता है क्या है, जो मैं बार बार जय जगत की बात करता हूँ, इन लोगों ने राहुल गांधी के माइंड को रीड कर रखा है। अब तुम पूछोगे कैसे? इनको ये पता है कि हमें कौन सी बात करनी है जो राहुल गांधी को पसंद है। अब राहुल गांधी को क्या पसंद है? गरीबी की बात करना, एनजीओस का काम करना, ये इनके फटे कपड़े देखना, ऊंचे पजामे देखना, नंगे पैर चलना। एक राहुल गांधी वो करते हैं, एक कुश्ती टाइप है, क्या बोलते हैं पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जिजिशु पता नहीं क्या बोलते हैं वो, जिजित्सु। हाँ, वो उनका बड़ा फेवरेट है। तो इनके कैंप में वही होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल जी को पसंद है। तो इन्होंने राहुल गांधी के माइंड को रीड किया हुआ है, और वो ऐसी छाप छोड़ी हुई है कि वो उससे बाहर झांक नहीं पाते। ये समस्या है इसकी। और एक बड़ा तबका ऐसा है कांग्रेस पार्टी के अंदर का, और इंक्लूडिंग गांधी परिवार के अंदर का। तो बाकी कोई है नहीं राहुल के आसपास या पार्टी का? रुको, एक बड़ा तबका ऐसा है गांधी परिवार के अंदर का और पार्टी के अंदर का जो इनको पसंद नहीं करता, और सबको पता है कि ये झूठ बोलते हैं, फेक एजेंडा चलाते हैं, फेक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। दे वांट कंट्रोल, की हम सब कंट्रोल चाहिए। आज जो संगठन बर्बाद किया यूथ कांग्रेस का, किसने किया? ये 18 सालों में इन्हीं लोगों ने किया। क्या होता है? एक बात समझो, अगर तुम युद्ध में गए हो, युद्ध लड़ रही है, ठीक है, और तुम सेनापति हो, तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, तो आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, कि भैया हम यहाँ से फायर कर रहे हैं तो गोली लग नहीं पा रही है, आप इसको चेंज करो। आप बार बार, आपको पता है कि ये स्ट्रेटेजी फेल हो रही है और आप बार बार उसी पे ही काम कर रहे हो। युद्ध में या किसी भी बड़ी लड़ाई में, राजनीति में भी, अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, रणनीति बदलनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। आप देखो बीजेपी को, बार बार चेंज करती है। किसानों के बिल लेके आए थे, समझ में आया कि सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तुरंत यू टर्न। मोदी जी ने भाप लिया कि नहीं ये बड़ा कलेश है, इससे बाहर निकलो। पर अटैकिंग पॉइंट भी तो मिल गया विपक्ष को ना कि आप यू टर्न वाली सरकार कुछ हुआ नहीं ना। हुआ क्या?
एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है राजनीति में, कि आप जीत रहे हो या आप हार रहे हो। आप केंद्र नहीं जीत रहे हो, आप राज्य जीतो, आप लगातार हार रहे हो। क्या है कि राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि 18 साल से यूथ कांग्रेस का जो ये चुनाव है जिससे आपके संगठन को बर्बाद कर दिया है, वो अगर आप इसकी जो स्ट्रैटेजी है, ये रणनीति है, वो अगर कामयाब नहीं हो रही है तो आप इसको चेंज करके देखो। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्टार्टिंग के 2 दिन उन्होंने बताया था कि हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी और हमें अपना बेस जो है वो पीछे करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि जहाँ से फायर कर रहे होंगे या जहाँ से मिसाइल छोड़ रहे होंगे या जहाँ से रफाल उड़ रहे होंगे, वो काम नहीं कर रहा होगा। स्ट्रैटेजी चेंज की ना। ऐसे ही राजनीति में होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जहां ये जो कार्यक्रम है यूथ कांग्रेस का, इसमें इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, ये 18 साल से विफल है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को बदलने की कोशिश नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वही लोग, कुछ एक लोग हैं वो घेरे हुए हैं। तो जो उनके पार्टी पुराने उनके हैं, वो क्यों नहीं उनके कुछ कर रहे? उनके लोग राहुल गांधी के दफ्तर में भी बैठे हुए हैं, इनसे जो इतर जो भी तो कोई होगा ना जो सर, वहां से कंट्रोल करते हैं। इनके इतर भी तो कोई होगा जो पुराना या इनका होगा, राहुल गांधी का या फिर कांग्रेस पार्टी का वफादार। ऐसे कोई नेता क्या है ही नहीं, नहीं जो वफादार तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वफादार नहीं है। नहीं जो देख रहा हो कि ये जिससे लड़ाई ऐसी है, चीजें ये हो लड़ाई रही है हैं। कंट्रोल की, हम्म। ये लड़ाई है कंट्रोल की। अच्छा, यूथ कांग्रेस वाले मैटर पे आपने एक पूरी लिस्ट दी थी इतने सारे लोगों के वो नाम। मेरे क्या हुआ, जब मेरे दिमाग में आई ये बात, मैं कहा यार ये इतने इन लड़कों को मैंने पिछले 18 साल में, 2007 में मैं जर्नलिज्म में आया था और 2007 में ही सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ यूथ कांग्रेस के इलेक्शन का, तो मैंने इन सारे लड़कों को अपनी आंखों के आगे उभरते हुए देखा है। कोई हार गया, कोई जीत गया, कोई एग्जीक्यूटिव में आ गया, कोई स्टेट प्रेसिडेंट हो गया, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, इन सबको मैंने देखा है। तो वो लिस्ट नहीं है, जितने नाम मेरे जहन में आए मैं उसको टाइप करता गया। यार तुम्हें इनमें से एक भी नहीं लगा? तो इनमें ऐसी कौन सी काबिलियत है जो अभी नए जो प्रभारी बने हैं उनमें नहीं है? कौन सी ऐसी खास काबिलियत उन लोगों में जो मैंने हाँ, लिस्ट दी थी, हाँ। वो सारे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के महत्वपूर्ण पदों पे रह चुके हैं। उनमें से बहुत सारे लोग एमएलए हैं, बहुत सारे लोग पूर्व एमएलए हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं। दे नो व्हाट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। वो बेसिकली वो संगठन से हैं। इस पे जोर दो। बिल्कुल। अच्छा, स्ट्रेटजी की क्योंकि बात हो रही थी, बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात हो गई है, तो अभी राहुल गांधी जब अटैकिंग हुए हैं, कल ही की बात है, छठ पूजा वाली जो बात थी कि ये छठ का ड्रामा, अब उसे बिस्लरी हाँ क्या था तो वो, मोदी जी ने उसे वो कर दिया कि इन्होंने छठ मैया का अपमान किया है, उनका भाषण आ चुका है कि छठ का अपमान करते हैं, वो माहौल बनने लगा है। क्या ये जो बयान है, क्योंकि ये लग रहा है कि राहुल गांधी तो छठ पे उनके ड्रामे को बोल रहे थे, लेकिन वो जिस तरह से मुड़ तुड़ रहा है अब, तो क्या लग रहा है ये वो तो काबिलियत है भाषणों की। तो इस तरह के बयान घाटा दे देंगे क्या बिहार में? नहीं पता नहीं, वो तो जनता तय करेगी, वो तो जब रिजल्ट आए तब क्योंकि पता छठ को लगेगा। लेकर बड़े इमोशनल होते हैं बिहार के लोग। नहीं, छठ बहुत बड़ा त्योहार है बिहार के लोगों का और बहुत मान्यता है उसकी, और अब तो पूरे देश में ही ये लगभग मनाया जाता है, खासकर उत्तर भारत में। तो राहुल गांधी ने का जो संदर्भ था वो ये था कि भाई छठ पूजा पे एक अलग से एक तालाब बना दिया गया। यमुना तो गंदी है, ये सबको पता है, उसको ये साफ कर नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता, इनके किसी की बस की बात नहीं है। इस जहर में, जहरीली हवा में दिल्ली के लोग मरेंगे और राजी रहेंगे कि हम हिंदू हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब रही बात उसकी कि आपने एक स्पेशल अलग से तालाब बना दिया गया, उसमें मिनरल वाटर डाल दिया और उसमें आपने मीडिया को बुलाया, बड़े बड़े एंकर्स को, और दिखाया कि देखो इतना साफ पानी है। ठीक है, अब ये क्या है? ये विज्ञापन के आगे सच दम तोड़ रहा है। ये जो बड़े बड़े लोग आए, वो दिल्ली सरकार का विज्ञापन गया, जिन्होंने ये कहा कि देखो ये इधर जो है ये यमुना नहीं है, ये यमुना है, ये देखो पानी। वो तो अंदर झाँक लो यार। अच्छा, फिर ये बातें चुपती है नहीं। उसने बड़ा अच्छा काम किया, सौरभ भारद्वाज ने, जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे शायद। उन्होंने जिस हिसाब से एज ए रिपोर्टर काम किया उन्होंने, हाँ ये तो है, क्या क्या अच्छी रिपोर्ट की है। और अपने साथ 2-3 लोगों को लगाया, अच्छे वॉक थ्रू किए, अच्छे उनके लोगों ने बताया, 2-3 लोग और भी थे, फ्रेम काटा, और एक अकेले आदमी ने पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो साफ कर दिया। तो राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था वो
उस बिस्लरी के तालाब को लेके था। हम्म, और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद पीएम को वहाँ छठ पूजा पे डुबकी लगानी थी, लेकिन क्योंकि वो मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया Highlight और हो गया एक्सपोज था। हो गया, मुझे पता नहीं कार्यक्रम कंफर्म था या नहीं था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, मैंने सुना है। हम्म, लेकिन क्योंकि वो मामला एक्सपोज हो गया इस तो फिर वो वजह से। कैंसिल हो गया। हम्म, तो राहुल गांधी ने उस संदर्भ में वो बात कही थी, हम्म, जिससे अब देखो क्या होता है चुनाव में, क्या होता है चुनाव में, दोनों तरफ से हमले होते हैं। हम्म, सत्ता गाली देता है विपक्ष को, जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कल कहा कि यहाँ पे काम नहीं हुआ। अरे सरकार तो 20 साल से तुम्हारी है, ये तो वो जो बयान उल्टे दे जो जाती है वैसे। जो उनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं या जो उनके अधिकारी हैं, ओएसडी हैं, जो भाषण लिखते हैं, उनको सैक कर देना चाहिए। सही बात है। रेखा की गलती नहीं है, रेखा जी की, मुख्यमंत्री जी की गलती है, उनके स्टाफ की। तब क्या वोट चोरी स्वीकार कर लिया उन्होंने हाँ। कैमरे पे। हाँ, क्या वो भी तो करते रहे, हम करें तो दिक्कत है। हाँ। तो तो स्ट्रेटजी। बड़ी बड़ी अच्छी महिला है, साफ साफ कहती हैं जो कहना होता है। तो हाँ, बेसिकली ये उनकी गलती है, स्टाफ की गलती है। तो चुनाव में क्या होता है, दोनों तरफ से भाषण चलते हैं। अब मायावती जी ने कहा उत्तर प्रदेश में जब रैली हुई लखनऊ में, कहा कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। खत्म होगी बात। भाई आपने अपने कैडर को ये कह दिया कि भाई ये अच्छा काम करे, इनको वोट दे देना, हाँ। मुझे मत देना, ठीक है। अब क्योंकि वो जानती हैं कि जो इस देश का दलित है उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया, इसीलिए जो है बीजेपी 240 पे आ गई और इंडिया गठबंधन जो है वो खड़ा हो गया और लगभग 30 या 33 सीट आई हैं सिर्फ बीजेपी की। वो जो डाउनफॉल हुआ है वो बिकॉज ऑफ दलित वोट्स हुआ है। तो जब जब विपक्ष के नेता ये कहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है तो उनको कौन वोट देगा? उनको कौन वोट देगा? अब राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कुछ दिन पहले हम्म, कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। बहुत लोग बुरा मान गए, हम्म, बहुत लोगों ने बुरा माना, पढ़े लिखे लोगों ने। किसी ने मुझसे ही पूछा, मैंने कहा छोड़ो यार, क्या फायदा इन बातों में, क्योंकि जो मैं कहूँगा उनको समझ नहीं आएगा। तो नहीं अब देखो कितनी सेल दिवाली पे हुई है। अरे मैं कहा भाई, विपक्ष का नेता सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर वो ये कहे कि नहीं मोदी जी की इकोनॉमी है जो है वो 12% के जीडीपी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है, तो उसको वोट कौन देगा? फिर तो लोग मोदी जी को वोट देंगे ना। राजनीति में ये एक बहुत साधारण बात है कि सत्ता विपक्ष से और विपक्ष सरकार से, दोनों दूसरे को कटघरे में खड़ा करें। जब भी बजट आता है क्या होता है, जब भी आता है चाहे सरकार जो है ना पिटारा खोल दे अपना, विपक्ष बाहर आएगा, कहेगा कि इसमें जनता के लिए कुछ नहीं है, बर्बाद कर दिया, ठीक है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा का बजट कम कर दिया, डिफेंस का बढ़ा दिया, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो कि जैसे कुछ उसमें वाकई में कुछ नहीं है। वो कारण नहीं है उसका, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि विपक्ष सरकार से राजी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अपना वोट बैंक एड्रेस करना है। इसको ऐसे देखना चाहिए। तो ये जो भाषण होते हैं दोनों तरफ से, और अभी जो कुछ दिन और आगे चलने वाले हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि दोनों अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे होते हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है, तो वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे होते हैं, अपने लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं। जिस दिन वो ये कह देंगे कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल चल रही है रॉकेट की तरह, तो उसको कौन वोट देगा फिर? लेकिन कुछ कई बार देखने को मिला है कि राहुल गांधी मिस भी कर जाते हैं जो मौका होता है कटघरे में खड़ा करने का या क्वेश्चन करने का। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो एक्सपोजे किया है अडानी और एलआईसी को लेकर के, उस पे चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, हम लोगों ने भी रिपोर्ट की है, लेकिन विपक्ष और स्पेशली राहुल गांधी जो कि एक्सपोजे के मूड में ही नजर आ रहे हैं। हम लोग सो नहीं रहे ना, हम लोग जाग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मीडिया विभाग गहरी नींद में है। मेरे हिसाब से 6वां-7वां दिन होगा आज जी, एक हफ्ता हो गया लगभग। अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट आती है वॉशिंगटन पोस्ट की, वो कहते हैं कि इन्होंने एलआईसी ने जो है वो अपना पैसा इस्तेमाल किया इनको बाहर निकालने के लिए, और बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी। फिर बाद में एलआईसी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन किसी ने वॉशिंगटन पोस्ट पे कोई केस नहीं किया, ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मीडिया विभाग इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि उसको ये भी ठीक नहीं लगा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें इस मुद्दे के ऊपर। क्यों भाई? जब राहुल गांधी बार बार अडानी को लेकर सवाल खड़े करते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक ही मित्र हैं मोदी जी के जिनको सब कुछ मिल रहा है इस देश में, सारे कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल रहे हैं, एयरपोर्ट्स इनको मिल रहे हैं, पोर्ट्स इनको मिल रहे हैं, ठीक है, हर सेक्टर में अडानी जी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। ये बात राहुल गांधी बोलते हैं, लगातार बोल रहे हैं वो। तो कांग्रेस पार्टी इस बार क्यों सो रही है भाई?
फिर इस पे मेरा एक दूसरा सवाल खड़ा होता है मन में, हम्म। वो रहने दे, बुलवा मत उसको। नहीं नहीं, बोल दीजिए बोल दीजिए, जनता सुनना चाहती है, मैं भी बहुत मन से सुन रही हूँ इसीलिए। रहने दे यार, वो कंट्रोवर्शियल है। अच्छा तो ठीक है। मतलब कांग्रेस पार्टी की चुप्पी बहुत सारे इशारे कर देती है, फिर जनता समझ जाएगी, रहने दे। ठीक है। अभी क्योंकि बहुत सारे एक्सपोजे राहुल गांधी ने किया था, वोट चोरी वाले मुद्दे के बाद ये पहला इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन। हम्म। तो मुझे लगा था कि सबसे बड़ा, सबको ये लगा था कि इस पे, इसी मुद्दे पे तो वोट पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अब एक हफ्ता भी नहीं बचा है, तो सब गायब हो चुका है ऑलमोस्ट। कहीं भी ये दिख ही नहीं रहा है कि उस पे कुछ माहौल बन रहा है। जो भी माहौल बन रहा है, तो क्योंकि राहुल गांधी ने मिस किया है अडानी वाला, लेकिन मोदी जी छठ वाला मिस नहीं किए, वो भी माहौल बना रहे हैं। फिर जातीय समीकरण की बात हो रही है, एसआईआर जैसे मुद्दे, वोट चोरी जैसे मुद्दे, मतलब ये काउंट नहीं करते, मैटर नहीं करते, जनता भूल चुकी है, या फिर जनता को फर्क नहीं पड़ता है, या फिर ये लोग उठा नहीं पा रहे अपने मुद्दों को। नहीं, इन्होंने जो यात्रा की, वोटाधिकार यात्रा, वो मुझे लगता है कि 1 सितंबर को उसका समापन हुआ था पटना में, और सितंबर पूरा चला गया, अक्टूबर लास्ट में हम लोग, 2 महीने से उसका कोई जिक्र नहीं हुआ वापस। और उसके बाद फिर जो एसआईआर चल रहा था, एसआईआर का जो डाटा आया उसके बाद, उसमें जो डाटा चुनाव आयोग ने दिया, तो उसमें सब पार्टीज ने उसको स्टडी किया। इनको डर इस बात का था जब ये एसआईआर चल रहा था, तो कि ये स्पेसिफिक वोट काटेंगे विपक्षी पार्टियों का, यादव्स का, मुसलमान का, दलित का, ठीक है, वो एक ज़्यादा डर था इस बात का। तो वो जो यात्रा हुई, अधिकार यात्रा, तो उससे एक प्रेशर पड़ा चुनाव आयोग के ऊपर, एक जागरूकता आई बिहार के लोगों में, अपने अपने वोटर्स में, काडर में, अलग अलग पार्टी से काडर में। तो वो मुझे लगता है कि वहाँ से इन्होंने कवर अप कर लिया, और जो उनका मुद्दा था घुसपैठियों वाला, वो चला ही नहीं। भैया आप अगर, चुनाव आयोग ने एक बार भी ये नहीं कहा कि कितने विदेशी लोग उसमें पाए गए जिनको आप घुसपैठिया कह रहे हो। 2 बार सवाल पूछा गया आधिकारिक रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त से, एक बार नहीं कहा उन्होंने, डाटा देके टाल दिया सवाल को। तो ये इसका मतलब ये हुआ ना कि आप वहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। आप जब आप घुसपैठिया कहते हो, तो आप इस देश के मुसलमान को एड्रेस कर रहे होते हो। जब आप इस देश के मुसलमान को एड्रेस करते हो, तो आपको लगता है कि वो बोलने से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो पाता आसानी से, वो जातियों में बटा हुआ प्रदेश है, और बहुत ज़्यादा बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये करना आसान है, हिंदू मुस्लिम करना। आपने कहा कि आई लव मोहम्मद, तो उसी के ऊपर हिंदू मुसलमान हो गया। लेकिन बिहार में नहीं होता। बिहार जातियों में बटा हुआ प्रदेश है, वहाँ लोग चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। तो अब आप देखो, ये जो भी चुनाव चल रहे हैं, इसका कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो पैन बिहार हो। ये सीट वाइज चुनाव चल रहा है, किस सीट पे कौन किसके वोट काट रहा है, कहाँ अगड़ा है, कहाँ पिछड़ा है, कहाँ 2 ब्राह्मण खड़े हैं, कहाँ 2 भूमियार खड़े हैं, कहाँ 2 राजपूत खड़े हैं, कहाँ एक मुसलमान खड़ा कर दिया। ये चुनाव वैसा हो रहा है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं मुझे दिखाई दे रहा अभी तक कि भाई, हाँ एक बात जरूर आता हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तक प्रधानमंत्री जी ने, जब तक हम बात कर रहे हैं, एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हाँ, एनडीए नहीं बोल रही हो। नहीं, एनडीए कह रहे हैं हाँ। कि एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जी के पहली सभा में उन्होंने 45 मिनट के भाषण में 28 बार ये कहा कि सरकार एनडीए की आएगी। हाँ, नहीं, जैसे एनडीए के बाकी नीतीश भी कुमार, जो नेता हैं, जो नीतीश बिहार कुमार के भी नेता हैं, वो भी हाँ, नहीं कुछ बोल रहे हैं। नहीं, बाकी सब तो बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन बोलना मैटर करता है प्रधानमंत्री जी का ना। अच्छा, हाँ, संदेश कहाँ से जाएगा? पीएम से जाएगा ऑब्वियसली। भाई संबित पात्रा कहें और प्रधानमंत्री मोदी कहें, वो फर्क है ना। हाँ, तो ये नीतीश डिस्कार्ड हो सकते हैं क्या इस बार? लेकिन एक और बात है इसमें, नीतीश कुमार के पहियों पे तो सरकार चल रही है दिल्ली में। 2 ही तो पहिए हैं, एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार। और लालू जी कहते हैं नीतीश के पेट में दांत है, कहते हैं ना, तो ऐसे नहीं कहते हैं। अच्छा, वैसे सर, इनसाइड द बीजेपी जो शो है, उसमें भाजपा कवर करने वाले पत्रकार जो है नवनीत जी, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने ये जो अभी बात हुई हम लोगों की कि एसआईआर और वोट चोरी का जो मुद्दा था जितना बड़ा दिख रहा था, वो यहाँ पे क्यों नहीं बना। उन्होंने बोला कि फायदा ही हुआ है, ये लोग चाहते तो बहुत ही लोकल मुद्दों पे
घेर सकते थे सरकार को, लेकिन इन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए वोट चोरी वाले जिनसे जनता को, वहां के लोगों को मतलब नहीं है, उनको तो था कि यहाँ की बात करो। नहीं, ऐसा है ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। गाँव में इसका संदेश अच्छा गया था, जब ये अच्छा। यात्रा हुई थी। शहर में नहीं जा पाया था। अब जब मैं देख रहा हूँ, आप देखो तेजस्वी यादव क्या बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं रोज़गार की, ठीक है, मैं रोज़गार दूँगा, मैं शिक्षा दूँगा, मैं इंडस्ट्री लगाऊँगा, ठीक है ना? वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं पलायन को रोक दूँगा। तो वो जो पूरा शिफ्ट है, 2020 याद करो, क्या कहते थे कि हमारी सरकार आएगी और पहली कैबिनेट में हस्ताक्षर से 10 लाख रोज़गार देंगे। हाँ। वो जानते हैं कि बिहार में युवाओं के बीच में जो आजकल जितने पेपर लीक हो रहे हैं और जिस हिसाब से बिहार की पुलिस लाठियां मारती है युवाओं को, उनको पता है कि ये बड़ा विषय है। और मुसलमान और यादव के अलावा जो कि एक जोड़ रखा है कि इनके पास सिर्फ 2 ही वोट बैंक है, ऐसा नहीं है। जब आप उनके विधायकों की लिस्ट उठा के देखोगे, उसमें राजपूत भी है, उसमें भूमियार भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें दलित भी है, उसमें कुशवाहा भी है, सब है उसमें। उसमें मतलब लेकिन प्रोजेक्ट ऐसे कर रखा है जैसे इनके पास सिर्फ मुसलमान और यादव है, ऐसा नहीं है। ये जो बेरोजगार की एक कैटेगरी है ना, इसकी कोई जाति नहीं है, ये बेरोजगार है। अच्छा, एक चीज जो पिछले चुनाव से कहीं ये रिपीट ना हो जाए, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या कांग्रेस अभी तक, क्योंकि जितनी भी बातें हुई हम लोगों में, उससे ये लग रहा है कि बहुत ढीलापन है कांग्रेस के पूरे अप्रोच में चुनाव को लेकर के। क्या कांग्रेस लाइबिलिटी बनेगी क्या राजद के लिए? पता नहीं, देखो ये तो नंबर बताएगा। पिछली बार इनको 70 सीटें, पर नंबर के लिए जितनी मेहनत चाहिए कांग्रेस उतनी तो करती हुई दिख नहीं रही है। नहीं, बहुत इन्होंने relaxed है। 2-3 चीजें अच्छे से नहीं की। पहली बात तो सामाजिक न्याय का नारा जो था, वो उसको मुझे लगता है कि उसको जख्मी कर दिया गया। सामाजिक न्याय नहीं हुआ टिकट बंटवारे में। दूसरा, विधायकों को टिकट काटे गए। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कांग्रेस की सीसी की मीटिंग हो रही थी, उसमें सोनिया गांधी बैठती हैं, खड़गे साहब, राहुल गांधी, वेणुगोपाल, लज्जू माकन, सब बड़े लोग बैठते हैं। तो उसमें ना ये एक सीट ऐसी ले आए जो कि बाद में वो सीट आरजेडी को चली गई। बाड़ा सीट है पटना के पास, वहाँ से एक लल्लू मुखिया, एक बड़े वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, बाहुबली। अच्छा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करी और उनका सिंगल नाम आ गया। सोच सकती हो। और जब बाद में उसके ऊपर कलेश हुआ तो वो सीट आरजेडी को दे दी गई। अब एक और सीट ऐसी, अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, उनके बेटे की सीट की बात थी, आखिर तक कहते रहे देंगे 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 देंगे, वो सीट भी आरजेडी को दे दी, उनको भी टिकट नहीं दिया। पर्सनल स्कोर ज़्यादा सेट हो रहे थे, इंस्टेड ऑफ कि हमें चुनाव जीतना है, इसके बजाय विधायकों के टिकट काट रहे हो तुम। तुम्हारे पास विधायक हैं ही कितने? मुझे लगता है 5 के काट दी इन्होंने। और कुछ को तो ऐसों को टिकट मिला, वो तो आप लोगों ने विरोध किया तो टिकट वापस हुआ। नहीं, हम कौन है विरोध करने वाले? बवाल तो हुआ था सर। नहीं, हमारा, मैं हमेशा कहता हूँ एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम है टॉकिंग पॉइंट देना, लिखना, बताना, ये तो हमारा काम है। और हमारी कौन शुगर मिल चल रही है? हमारा बिजनेस क्या है? यही ना कि देश में, समाज में क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, उसको बताना, ये ठीक है, ये गलत है, यही तो काम है ना हमारा। और तो कुछ नहीं है और ना। तो कुछ नहीं है। तो हमने उसमें भी वही किया, और वो तो एक है, और भी हैं कई ऐसी टिकटें हैं। अच्छा, क्योंकि कैमरा पर्सन अब इशारा करने लगे हैं हम लोगों की, बहुत क्या? बातें कर रहे हैं आप लोग, धीरे धीरे अंतिम की तरफ चलिए। ये तो भी हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। यस। क्योंकि हम लोगों ने किसका टिकट कटा है, किसको मिल जा रहा है, इस तरह की अंदरूनी बातें करनी शुरू कर दी है कि क्यों मिल रहा है, क्यों कट रहा है। तो एक रैपिड फायर टाइप का मैं खेलती हूँ सेगमेंट, मेरे को अच्छा लगता है, 1 वर्ड 2 वर्ड टाइप का। तुम्हारे अच्छा लगने से ऐसा ना हो कि मेरा नुकसान हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बट मैं लॉजिक देके बोलूंगा। ओके, 1 वर्ड उसका एक्सप्लेन भी कर दीजिए। हाँ, मतलब 1 वर्ड मैंने क्यों दी है, हाँ, मुझे जस्टिफाई करना होगा वो। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग अमिताभ बच्चन के स्टाइल में, ठीक है। तो पहला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नेता कौन? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से नीतीश कुमार। वैसे क्योंकि वो 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री पद पे बने हुए हैं, और उनकी काबिलियत ये है कि कोई भी पार्टी हो, वो सबके साथ रहते हैं। आप इलेक्टोरल ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि किसी दूसरे तरीके से कोई और नहीं बड़ा नहीं नेता नहीं, होगा? राजनीति में क्या होता है, जो जीता वो सिकंदर। ठीक है, नीतीश कुमार एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ, ठीक है। कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है, बेहतर बदतर? देखो वो 19 सीट पे थे,
अगर 19 भी ले आए तो मैं बेहतर तो नहीं कहूंगा। हम्म, अभी चुनाव ना उठा नहीं है किसी का भी, हम्म, ना एनडीए का ना गठबंधन का। तो अभी ये जो सवाल है वाजिब नहीं है। हम्म। अगले हफ्ते हम उसे ही पूछे, जवाब दे दूंगा मैं इसका। तब तो मेरा ये भी सवाल वाजिब नहीं जो अगला था कि किसकी सरकार बनेगी। बिहार की जनता की। ये बड़ा अच्छा आंसर था, इसीलिए तो। डिप्लोमेटिक सवाल। हाँ, अब तो नीरज झा अगर वापस भी आ जाते हैं तो हो सकता है ये गद्दी खाली ना हो, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया सर से बात करके। बस हो गया रैपिड फायर। रैपिड फायर हो गया। आपने जो जवाब दिया उसका समय सारे कितनी सीटें आ सकती हैं, कम होगा कि ज्यादा, सब इतना सब छोटा रैपिड फायर, सब यूजलेस हो गया ना फिर तो। अच्छा सर निराश हो गए। पहली बार मैंने रैपिड फायर खेला, उसमें भी मजा नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो रैपिड फायर में जय जगत पे करेंगे। क्या कब तक चलेगा इन लोगों का राज? 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद बताऊंगा। अब कैसे कोई रैपिड फायर खेले? हर चीज में तो आप तुम्हारे सवाल ही ऐसे है ना, उन पे रैपिड फायर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? मैंने अभी एक विश्लेषक के साथ रैपिड फायर करा, उन्होंने तो मस्त नंबर वो निकाल विश्लेषक बताए। थे, मैं रिपोर्टर हूँ। ओके ठीक है। इस पे बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, कट करना पड़ जाएगा। और हमारे कैमरा पर्सन वहां से लगातार इशारा कर रहे हैं, तो अब हम लोग को अंत करना चाहिए और बढ़िया बातचीत अंत रही। नहीं, आज के कार्यक्रम का अंत करना चाहिए। हाँ सही बात है, कब जिह्वा पे सरस्वती बैठ जाए पता नहीं। हम्म, हाँ वैसे भी हम लोग जिस तरह की मीडिया है तो खतरा भी तो रहता है हम लोगों को, तो ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे। हाँ, तुम्हें ज्यादा है। आज के एपिसोड का हम अंत करते हैं। बातचीत कैसी लगी है बताइए। आदेश सर से अगले एपिसोड में क्या क्या पूछना है कमेंट्स आप बताइए, बकायदा जिनके कमेंट है उनके नाम लेकर के सर। हाँ पक्का। वो सवाल आपसे हम पूछेंगे, आप अच्छे से जवाब देंगे, सभी लोगों को मौका मिलेगा। सब लोग टिप्पणी करिए, सब लोग बताइए कि हो सकता है मैंने मिस किया हो। पहली बार मैं सर मेरे बहुत पुराने सीनियर रहे हैं, हो सकता है कि मैंने मिस कर दिया बताओ हो। कहाँ पे सीनियर रहे हैं? एबीपी न्यूज में सर ने, मतलब सर को देख के ही सीखे हैं वहां पे। तो पहली जॉब थी मेरी, सर वहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार वहां पे भी थे, अभी भी हैं। तो हो सकता है नर्वसनेस में मैंने कुछ सवाल मिस किए हो। अगर ऐसा कुछ है आप लोग मेंशन करिए, अगले एपिसोड में सवाल पूछा जाएगा। और ये भी बताइए कि नीरज झा को वापस आना चाहिए शो में या फिर मैं ही करूं। चलिए बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद। और क्या कहते हैं कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए।